कांग्रेस महासचिव और पार्टी की बिहार के लिए बनी चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रणदीप सिंह सुरजेवाला आज हमारे साथ हैं। रणदीप जी, आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका अभिनंदन कि आपने कांग्रेस पार्टी के विचार जानने के लिए, विपक्ष के विचार जानने के लिए विपक्ष को आज बुलाया। पहला सवाल रणदीप जी आपसे मैं करना चाहूंगा और ये वो सवाल है जो कि आपकी पार्टी से सीधा सीधा ताल्लुक रखता है। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब नीतीश कुमार चेहरा थे, आरजेडी और कांग्रेस आप सभी लोग एक साथ थे। आपने की पार्टी ने 41 में से 27 सीटें जीती थी। आज नीतीश कुमार सामने हैं, आरजेडी और आप साथ साथ हैं। 70 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। पहले चरण का मतदान हो गया है। स्ट्राइक रेट क्या होगा रणदीप जी? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, पिछले चुनाव और इस चुनाव में ये अंतर है कि पिछले चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जनमत का चीरहरण किया और सृजन घोटाले की फेविकॉल से नीतीश कुमार जी को हमसे चुराकर राजगद्दी पर बिठा लिया। तो इसलिए इस बार स्ट्राइक रेट और बेहतर होगा, क्योंकि भाजपा को 2015 में भी नकारा था, 20 में भी नकारेंगे। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस 40 से 50-55 सीट तक जीतेगी। रणदीप जी, आप लोगों को परेशानी नहीं होती जब नीतीश कुमार आप लोगों के साथ थे तो आपके सबसे प्रमुख नेता राहुल गांधी नीतीश कुमार की तारीफ करते नहीं थकते थे, और आज आप 15 साल, जिसमें कि कुछ समय आप लोग भी उस सरकार में शामिल रहे हैं, आप नीतीश कुमार को बिल्कुल ही एक सिरे से खारिज कर रहे हैं। परेशानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू को होनी चाहिए। धोखेबाज वो हैं, हम नहीं। नीति उन्होंने बदली है, हमने नहीं। धर्म और कर्तव्य परायणता से धोखा उन्होंने किया है, हमने नहीं। नीतीश बाबू को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मिली थी। वो बीजेपी को बढ़ता झूठा पार्टी कहा करते थे और नीतीश बाबू के बारे में मोदी जी ये कहा करते थे कि उनके खून में धोखेबाजी है। याद करिए, नीतीश बाबू के तो डीएनए तक को चुनौती दी गई थी और कहा गया था कि नीतीश बाबू बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। तो अब तो अमित शाह जी, नड्डा साहब और मोदी जी ने नीतीश बाबू के साथ मिलकर पाकिस्तान में पटाखे बजा लिए होंगे। इसलिए धोखेबाज वो हैं, हम अपनी नीति और कर्तव्य पर खड़े हैं। रणदीप जी, पॉलिटिक्स में लॉयल्टीज और अलाइनमेंट दोनों बार बार जो है चेंज होते हैं। आप एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी की बात कर रहे हैं। 1990 के पहले आरजेडी और आप आमने सामने थे, उस समय जो भी आप जनता पार्टी कह लें, और आप जो सो लालू प्रसाद को लगातार अटैक करते थे। आज आप साथ हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के तौर पर आप एक तरह से कह सकते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। उस चेहरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं जो तेजस्वी खुद जो है 9वीं पास नहीं है। क्या यह जो है कांग्रेस के लिए सबसे मुफीद सीएम कैंडिडेट हैं बिहार के लिए? मैं आपको दो बातें कहूंगा। पहला, कांग्रेस ने यह महागठबंधन नीति के आधार पर बनाया है। 2015 में हमने, लालू जी ने और नीतीश बाबू ने मिलकर नीति के आधार पर महागठबंधन बनाया था। नीतीश बाबू ने उस गठबंधन को बीच में छोड़कर धोखेबाजी की बिहार के जनमत से। राजनीतिक दलों का इकट्ठा होकर एक एजेंडा के आधार पर चुनाव लड़ना एक बात है, एक एजेंडा के आधार पर भाजपा से जीतकर भाजपा की गोदी में बैठ जाना बिल्कुल इसके विपरीत बात है। जहां तक हमारे तेजस्वी यादव हमारे साथी का सवाल है, वो एक नौजवान है, उनके पास नए आइडियाज हैं, नए विचार हैं, क्लीन स्लेट के साथ वो शुरू करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री अगर एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जो इस देश में 130 करोड़ में एक व्यक्ति के पास है, वैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक 31 साल का नौजवान जो बिहार को बदलने का स्वप्न देखता है, वो बिहार का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? इसमें क्या गड़बड़ी है? रणदीप जी, बिहार तो जो है नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है, प्राचीन काल से विद्वानों की भूमि है, आईएएस की फैक्ट्री है, और वहां पर आप ऐसे कैंडिडेट को सीएम उम्मीदवार के तौर पे रख रहे हैं जिसने मैट्रिक तक नहीं किया है। क्या इस दौर में भी जब पिता मुख्यमंत्री रहे हो, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए बिहार में सर्वश्रेष्ठ चॉइस वही है? शुक्र है आपने तक्षशिला को बिहार में नहीं बताया मोदी जी की तरह, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री को तो इतना ही ज्ञान है कि उन्होंने पिछले चुनाव में तक्षशिला को भी बिहार में बता दिया था, जिसके बारे में नीतीश बाबू ने उनका मजाक उड़ाया था।
खैर छोड़िए, हमारा यह मानना है कि व्यक्तियों से बड़ा व्यक्तियों का एजेंडा है। एजेंडा क्या है कांग्रेस, राजग और लेफ्ट पार्टीज का? 10 लाख नौकरियां देंगे, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, पीजी से केजी तक बेटियों की शिक्षा माफ, हम नए सिरे से उद्योग धंधे, आईटी, कल्चरल थॉट सर्किट बिहार के अंदर बनाएंगे और एक नए बिहार का निर्माण करके दिखाएंगे। बिहार को अब टायर्ड और रिटायर्ड सरकार नहीं चाहिए नीतीश बाबू और सुशील मोदी की। बिहार को फ्रेशनेस चाहिए, ताजगी चाहिए, नया तेज चाहिए, नई स्फूर्ति चाहिए, और वो हमारा गठबंधन है। उसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करते हैं। हां, ये सही है। रणदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो आपने जो एजेंडा की बात कही, साथ में ये कहा 10 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार, साथ में किसानों के लिए कर्जा माफ। एक तो आप चूंकि पार्टी के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से हैं, काफी संजीदा है कि आप मानते हैं कि पहली कलम से 10 लाख लोगों को बिहार जैसे राज्य में रोजगार देना संभव है, और दूसरा चूंकि आपने भी प्रॉमिस किया है किसानों का कर्जा माफ, क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के उदाहरण के बाद से लोग इस पर भरोसा करेंगे? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो आपको सवाल के लिए साधुवाद दूंगा। बिहार में 5 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। वो अनसैंक्शन्ड पोस्ट नहीं है, सैंक्शन पोस्ट है, बजट है, परंतु नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी उन नौजवानों को रोजगार नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है खाली रखने में फायदा है। हमें नहीं लगता। पहली कलम से आप 5 लाख रोजगार तो यही दे सकते हैं। एक और बताइए, अगर बिहार का युवा जाकर बंगलौर चला सकता है, हरियाणा में गुड़गांव में 2.5 लोग बिहार का युवा आईटी और कॉल सेंटर में काम कर सकता है, हैदराबाद, बंबई और कलकत्ता चला सकता है, तो वही कॉल सेंटर, वही आईटी हब पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में क्यों नहीं लग सकते? हम ये लगाकर दिखाएंगे, क्योंकि तेजस्वी की तरुणाई और हमारा तजर्बा और सरकार चलाने का रास्ता जब दोनों मिल जाएंगे तो एक नए बिहार का निर्माण होगा। और बात रही कर्जा माफी की, हमने राजस्थान में किया, हमने छत्तीसगढ़ में किया, हमने मध्य प्रदेश में किया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने सदन के पटल पर मान लिया, तो इसमें शक ही कहां है। अगर हम 3 राज्यों में कर सकते हैं, अगर हम पूरे देश का कर्जा यूपीए के समय में याद करिए 72,000 करोड़ का माफ कर सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं कर सकते? बिहार में भी कर दिखाएंगे। आपने तरुणाई की बात की, जहां तक सवाल है तेजस्वी, पिछली सरकार जो कि नीतीश कुमार की सरकार जब 2015 में आई, उस समय जो है सो खुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, क्या उनका परफॉर्मेंस उस वक्त ऐसा था जो कि बिहार के लोगों को आश्वस्त करता है कि उनका अनुभव, और उनके अनुभव पे मैं बात करूं तो आपकी पार्टी के जो बिहार के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, जब टिकट बंटवारे को लेकर मेरे ख्याल से आपके और आरजेडी के बीच पेच फंसा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि लालू जी अनुभवी थे, तेजस्वी अनुभवहीन है, इसलिए ये समस्या हो रही है। क्या आप उस अनुभव पे भरोसा करते हैं? देखिए, हर पार्टी ये चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े। वो निर्णय आपस में बैठकर राजग, कांग्रेस और लेफ्ट दलों का हो गया। हम एक मजबूत गठबंधन के तौर पर लड़ रहे हैं, बीजेपी की तरह 3 ठगबंधनों में नहीं। एक बीजेपी और जेडीयू का पर्दे के सामने और 2 पर्दे के पीछे, एक लोक जनशक्ति पार्टी बीजेपी का और एक ओवैसी बसपा और बीजेपी का। अब तो वो उनकी परतें खुलकर भी आपके सामने आने लगी हैं। हमें यह विश्वास है कि ये गठबंधन बिहार के लिए नवनिर्माण की एक नई मूवमेंट लाएगा, क्योंकि हमारे अंदर कोई डिफरेंस नहीं, हम इकट्ठे हैं, एक बाजू हैं, एक मुट्ठी हैं, और बिहार को ऐसे ही गठबंधन की जरूरत है। आपने कहा कि जो सो आपका गठबंधन मजबूत है, लेकिन चुनाव शुरू होने के पहले ही आपके जो 2 साथी जो गठबंधन का हिस्सा थे, वो आप उनको मैनेज नहीं कर पाए, वो गठबंधन छोड़ के निकल गए, वो जाके जो है बीजेपी और जेडीयू के साथ लग लिए। क्या ये गठबंधन धर्म को चलाना जो है, क्या यह आप लोगों के लिए फिजिबल ऑप्शन है? क्योंकि ये तो चुनाव के पहले हुआ। देखिए, राजनीति में संभावनाएं और आकांक्षाएं हैं। कुशवाहा जी को हम अपने साथ रखना चाहते थे, परंतु उन्हें लगा कि जितना नंबर ऑफ सीट्स उन्हें चाहिए थी वो उन्हें इस गठबंधन से नहीं मिल सकता। और यहां बिहार जो है वो सीट से बड़ा है, सत्ता से भी शायद बड़ा है, क्योंकि बिहार बदलाव चाहता है। बिहार में बदलाव की बयार है, अंगड़ाई करवट बिहार ले रहा है, और उसे करने के लिए हमने भी थोड़ी कुर्बानी दी, राजग ने भी कुर्बानी दी,
लेफ्ट पार्टीज ने भी कुर्बानी दी। इन दोनों दलों को भी बिहार के लिए थोड़ी थोड़ी कुर्बानी करनी चाहिए थी, यही सही था। मुझे विश्वास है आज भी अगर आत्म मंथन करेंगे तो हमें सही पाएंगे, इन्हें आत्म मंथन करना चाहिए। आपने कहा कि बिहार में बदलाव की बहार और बयार बह रही है, एक बदलाव का दौर, और जिसके लिए आपकी पार्टी क्रेडिट भी लेती है कि 1991 में जो उदारीकरण की शुरुआत हुई उसका फायदा पूरे देश ने उठाया, सिवाय बिहार के, जहां पर कि कोई उद्योग धंधा, कोई नौकरी रोजगार जिसकी चिंता आप अभी कर रहे हैं वो कुछ नहीं हो पाया। और उस समय लालू प्रसाद यादव बिहार में थे और केंद्र में आपकी अगुवाई वाली सरकार बैठी हुई थी। वो समय जब बदलाव को आप लोग इनकैश नहीं कर पाए, जबकि केंद्र में आप थे, राज्य में जो है सो खुद लालू प्रसाद यादव थे, तो इस बार लोग कैसे भरोसा करें कि उस बदलाव को आप ले पाएंगे? और जिसके सामने जो है हमेशा उस 15 साल के जंगल राज की बात जो है आपके सामने के लोग करते हैं, जो नीतीश हैं या फिर बीजेपी करती है। पहले मैं आपके दूसरा हिस्सा है प्रश्न का, उसका जवाब दूंगा। आप बहुत तजर्बेकार पत्रकार हैं। सरकार 5 साल के लिए सुनी जाती है या 15 या 25 साल के लिए? अगर पिछली सरकार में कोई समस्या थी तो ही तो नीतीश बाबू और भाजपा को चुना था 15 साल पहले। फिर उन्होंने कहा 5 साल और मौका दीजिए, लोगों ने फिर दिया। फिर कहा 5 साल और मौका दे दीजिए, उन्हें नहीं दिया, नीतीश बाबू को तो फिर भी दिया। अब 15 साल 780 हफ्ते में आप कुछ कर नहीं पाए। जैसा मुरली मनोहर जोशी जी ने मोदी जी के लिए कहा था, भैया कॉपी में कुछ लिखा हो तो नंबर दूंगा ना। अब 780 हफ्ते में कुछ नहीं किया, 15 साल में नहीं किया, 5 साल में क्या खाक करेंगे? और जिन्होंने कुछ ना किया हो वो इतिहास की बात करते हैं। और जहां तक उदारीकरण की बात है, मैं ये भी याद दिलाऊं, बिहार में 3 कारखाने लगे हैं हाल में ही, वो तीनों यूपीए के कार्यकाल में लगे थे। 1,25,000 करोड़ का पैकेज मोदी जी देकर गए थे। जरा उनसे भी पूछ लीजिए कितना पैसा लगा। हमने बाकायदा आंकड़े दिए और बताया कि 1559 करोड़ का काम हुआ 1,25,000 करोड़ में से। और बिहार को तो फिसड्डी बाबू का दर्जा, ये हम नहीं कह रहे, नीतीश बाबू को तो खुद जो उनकी रिपोर्ट है भारत सरकार की, उन्होंने दिया है। तो फिसड्डी बाबू की सरकार को दोबारा बनाकर बिहार करेगा क्या? रणदीप जी, आप तो बड़ी संयत भाषा के लिए जाने जाते हैं। आप जो है, अभी आपने फिसड्डी बाबू कहा, साथ में जो है सो आज ही आपका बयान है, नीतीश कुमार को जो है आप निर्दय कुमार और सुशील मोदी को जो सो निर्मम मोदी कह रहे हैं। ये इस भाषा को आप खुद समर्थन देते हैं क्या? चूंकि आपने खुद कहा है, आपकी पार्टी के एक नेता ने आज पीएम मोदी के लिए ठग शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी जब बिहार में चुनावी सभा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस बार दशहरे में मोदी के लोगों ने जो सो रावण की जगह पुतले जलाए हैं। क्या ये भाषा जिसके लिए आप अपने विपक्षियों की आलोचना करते हैं, क्या आप खुद उससे सराबोर नहीं हो गए हैं? क्या आप उसका समर्थन करते हैं? ब्रिजेश जी, पहले तो मैं ये कहूं, राहुल जी ने मोदी जी के पुतले जलाने का विरोध किया। राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में, सोनिया जी के बारे में गंदी, निम्न दर्जे की भाषा का इस्तेमाल स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा। अरे इस देश के प्रधानमंत्री तो वो हैं जो 25 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह के महिलाओं का मजाक उड़ाते हैं। परंतु राहुल गांधी जी ने कहा प्रधानमंत्री से विरोध हो सकता है पर उनका पुतला जलाना गलत है। अब आ जाइए निर्मम मोदी और निर्दयी कुमार पे। आप मुझे बताइए, क्या आपका मन नहीं खोलता एक बिहारी के तौर पर, जब मां दुर्गा की पूजा करने वाले और मूर्ति विसर्जन करने वाले जो चारों तरफ भक्तजन बैठे हों, आपके चैनल ने दिखाया किस प्रकार से जानवरों को कोई नहीं पीट सकता, इस प्रकार से उन्हें पीटा, गोलियां चलाई गई, सैकड़ों गोलियां फायर हुई, 8 लोगों को गोलियां मार दी गई, वो घायल हुए। अनुराग नाम के एक नौजवान का भेजा उड़ा दिया गया, उसकी मां उसकी लाश गोद में रख के बिलखती रही। इसके बाद भी नीतीश कुमार जी को क्या कहा जाए? निर्दयी कुमार ना कहा जाए तो ये भाषा की मर्यादा के अनुरूप है। सुशील मोदी को निर्मम मोदी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? आप बताइए। क्या उनकी तारीफ करें, उन्हें माला डालें बिहारियों पर गोलियां चलाने और जनरल डायर जैसा व्यवहार करने के लिए? आप तो शांति और सद्भाव की बात करते हैं। क्या चुनावी सीजन में मुंगेर की घटना को इनकैश करने के लिए आप या फिर आपके सहयोगी इतनी हवा नहीं दे रहे हैं? अगर आप इस तरीके से बोलेंगे, क्या वहां भावनाएं और नहीं बिगड़ेगी, हिंसा नहीं फैलेगी? जी नहीं, 72 घंटे तक हमने इंतजार किया।
याद करिए, मैंने और तेजस्वी यादव जी ने बाकायदा प्रधानमंत्री जी से कल पत्रकार वार्ता कर अनुरोध किया। आपके चैनल ने वो पूरी पत्रकार वार्ता दिखाई, कृपया करके उसे दोबारा अवलोकन करिए। हमने कहा प्रधानमंत्री जी, ऐसी सरकार को, नीतीश बाबू और सुशील मोदी को, जदयू भाजपा को अब सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं, चाहे वो कार्यकारी सरकार हो, इसे खारिज कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी मुंगेर का नाम ही गायब कर गए। और अब देखिए 72 घंटे के बाद हिंसा फैली कि नहीं फैली। मुंगेर के लोग न्याय मांगते रहे, परंतु न्याय से बेजार रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री केवल एक पुलिस अधिकारी एसपी को, जो उनके सहयोगी की बेटी है, और एक डिप्टी कमिश्नर कलेक्टर को, जो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चहेता है, वो उनको बचाते रहे। क्या उनको, जो प्रथम दृष्टि से दोषी हैं, उन्हें बचाना जरूरी है, या अनुराग को न्याय दिलवाना, जिसका भेजा पुलिस ने उड़ा दिया, और उन 8 लोगों को न्याय दिलवाना जिनके ऊपर पुलिस की फायरिंग हुई, और उन मां के भक्तों को न्याय दिलवाना जिन्हें जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया? क्या मुंगेर के बुजुर्ग, नौजवान और महिलाएं अब जानवर हैं, इंसान नहीं? क्या दुर्गा मां की पूजा करना और मूर्ति विसर्जन करना अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराध बन गया है? अगर यह अपराध बन गया है तो फिर न्याय कहां है? रणदीप जी, आरोप तो आपकी पार्टी और आप लोगों पर यह लगता है कि आप दुर्गा जी से परहेज करते हैं, लेकिन अगर यही चीज किसी अल्पसंख्यक समुदाय के मामले में हो तो उसको जो है सो अमूमन आप ज्यादा जो है सो उस पर चीखते चिल्लाते हैं। इस बार बिहार में चुनाव है, क्या इसलिए तो नहीं आप मुंगेर को इतना उछाल रहे हैं? अब देखिए, अगर किसी को मानसिक तौर से कोई दिक्कत हो या वैचारिक तौर से दिक्कत हो तो हम नहीं कह सकते। हमने धर्म और जाति को तोड़कर बिहार में एक नए गठबंधन के निर्माण का संकल्प लिया है। पर आप मुझे बताइए, अगर दुर्गा माता के मूर्ति विसर्जन की भी अनुमति बिहार में नहीं, अगर उन्हें भी जानवरों की तरह पीटेंगे, इंसास की गोलियों से मारेंगे, क्यों नहीं उस एसपी और डीसी को पहले दिन नीतीश बाबू ने सस्पेंड कर दिया? कारण यह था कि कहीं ना कहीं नीतीश बाबू और सुशील मोदी का प्रत्यक्ष और परोक्ष समर्थन इस पूरी पुलिस फायरिंग और लाठीचार्ज के ऊपर था। क्या यह सवाल पूछना पाप है? क्या मोदी जी को इनका जवाब नहीं देना चाहिए? क्या भक्तों को इस प्रकार से गंदी तरह से पीटना और जानवरों जैसा व्यवहार करना उचित है? क्या गोलियों से लोगों को, निहत्थे निर्दोष लोगों को उड़ाना सही है? क्या बच्चों की हत्या कर देना सही है? सच बात यह है कि नीतीश बाबू और सुशील मोदी के हाथ जो हैं बिहारियों के खून से अब सने हैं। रणदीप जी, आप पर और खासतौर पे आपके एक पुराने बयान को आज काफी जगह दी जा रही, वो है पुलवामा को लेकर। चूंकि जो है सो आप न सिर्फ बिहार में चुनाव देख रहे हैं, बल्कि आप अपनी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, कम्युनिकेशन विंग को हेड भी करते हैं। पुलवामा को लेकर जब ये घटना हुई थी तो आपने खुद कहा था कि यह जो है घटना जो है सो इंडिजीनियस है, यहाँ पर से हुई है। जबकि आज खुद फवाद चौधरी, जो कि पाकिस्तान के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पुलवामा को हमने करवाया। इसी तरीके से अभिनंदन के मामले में 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान में एक बयान विपक्ष का आया कि भाई किस तरीके से अभिनंदन वाले मामले में पाकिस्तान में सेना प्रमुख से लेकर जो है सरकार तक के हाथ पांव फूल रहे थे और आप मोदी सरकार को कमजोर बताने में लगे थे। प्रधानमंत्री तो ये कहते हैं कि आप हमेशा राष्ट्र विरोधी ताकतों को समर्थन देते हैं, दुश्मन देशों को समर्थन देते हैं। क्या वाकई ऐसा करके कोई फायदा होता है, या इस आरोप को आप सिरे से खारिज करते हैं? ब्रजेश भाई, एक काम करिए, मेरी वो पत्रकार गोष्ठी निकालिए, और अगर जो आपने कहा वो सही है तो मैं आज राजनीति से इस्तीफा लेता हूं, वरना आपको ये शब्द वापस लेने पड़ेंगे। दोनों में से एक काम जरूर करिए, क्योंकि न्यूज़ 18 में रिकॉर्डेड थी। मैंने वो पत्रकार गोष्ठी की थी। आप ही के पुराने सहयोगी से कोट कर रहे हैं, आप ही के पुराने सहयोगी से कोट कर रहे हैं। मैंने, आदरणीय मित्र, मैं आपको आज लाइव टेलीविजन पर चुनौती देता हूं। अगर जो आपने मुझे एट्रीब्यूट किया वो सही है तो मैं आज से राजनीति से रिटायर, नहीं तो आप वो शब्द वापस लीजिए। मैं इससे ज्यादा आपको और कोई कुछ नहीं कहूंगा। मैं अब आपको ये कहता हूं, मैंने वो पत्रकार गोष्ठी की थी क्योंकि जब पुलवामा हो रहा था, जब मेरे सैनिक शहादत दे रहे थे, जब पाकिस्तान का उग्रवाद सर चढ़कर बोल रहा था, तो क्या यह सवाल पूछना गलत था कि पाकिस्तान का उग्रवादी हिंदुस्तान में कैसे घुस आया? ये इंटेलिजेंस फेलियर है। ये सवाल तो न्यूज़ 18 ने भी पूछा था। तो क्या आप भी देशद्रोही हैं? क्या यह पूछना गलत था कि किस प्रकार से एक कार जो आईईडी लेडन थी,
उसके अंदर एक्सप्लोजिव लगा था, कैसे वो सिक्योरिटी रूट पर आकर बस से टकरा गई, ये सवाल तो आपने भी पूछा था। तो आप भी देशद्रोही हैं। और प्रधानमंत्री के बारे में ये पूछना कि जब पुलवामा हो रहा था तो प्रधानमंत्री फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, क्या ये बात गलत है? जो मैंने कही थी वो सच ना हुई हो तो मैं राजनीति से रिटायर। प्रधानमंत्री जी उस समय फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, चश्मा लगाकर नौका विहार कर रहे थे। वो तो फिल्म बाद में आ गई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, नहीं तो टेलीविजन चैनल प्रधानमंत्री जी की चापलूसी में यही कहते रहे कि नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री शूटिंग नहीं कर रहे थे। तो प्रधानमंत्री की जवाबदेही मांगना गलत है। रणदीप जी, अब तो आप खुश हो रहे होंगे ना कि कम से कम अब पाकिस्तान में जो है रणदीप जी, एक सवाल, क्या अब इस बात की तो आपको खुशी है ना कि पाकिस्तान आपकी सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार हो, हिंदुस्तान की सरकार रहा है, उससे कांप रहा था उस वक्त, या नहीं है खुशी आपको? पाकिस्तान को ब्रजेश भाई हिंदुस्तान से कांपना ही चाहिए, और आज नहीं कांपने लगा पाकिस्तान, 1962 से कांपता आया है। केवल एक समय है जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, शायद आप भूल गए। मेरी और आपकी उस समय हम दोनों बड़े युवा रहे होंगे, मैं तो पैदा उसके बाद हुआ, पर याद करिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने वो हिम्मत दिखाई थी, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। और पाकिस्तान के एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार हमने दांत खट्टे किए हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान को चुनौती देगा, उसकी हैसियत क्या है? और एक बात और सुन लीजिए, 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, नहीं गए पाकिस्तान बुलाने पर भी। कौन गया था बगैर बुलावे मेहमान के तौर पर दावत उड़ाने और बर्थडे केक काटने? नरेंद्र मोदी जी गए थे। मौलाना मसूद अजहर कुख्यात उग्रवादी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान कौन छोड़कर आया था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़कर आई थी। और रिटर्न गिफ्ट हमें उग्रवादी हमला मिला था। और पठानकोट एयरबेस के ऊपर याद करिए, कुख्यात उग्रवादी संस्था आईएसआई पाकिस्तान की, उसको बुलाकर जांच के लिए कौन लेकर आया था? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी लेकर आए थे। भूल जाते हैं हम। ये भी भूल गए क्या कि दाऊद इब्राहिम उग्रवादी की बीवी को मोदी जी के शासन में पाकिस्तान से मुंबई आई, मुंबई से पाकिस्तान चली गई, परंतु किसी ने कुछ नहीं कहा। यह भी भूल जाते हैं क्या? याद करिए कि मध्य प्रदेश का जो बीजेपी का आईटी का यूनिट है, केवल एक बात सुन लीजिए, केवल एक बात सुन लीजिए, चिंता मत करिए, केवल एक लाइन और सुनिए, केवल एक लाइन सुनिए। मध्य प्रदेश का बीजेपी का जो आईटी सेल का अध्यक्ष है, वो आईएसआई का सेना के लिए जासूसी करता पकड़ा गया था। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड यह है। और इसी प्रांत के अंदर पिछली बार यह कहा गया था, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। उसी नीतीश कुमार के साथ अब मोदी जी जलूस और जलसे कर रहे हैं। तो यह जवाब भी उनसे अवश्य पूछ लीजिए। लेकिन रणदीप जी, आपने पाकिस्तान की बात कही, लेकिन उसी पाकिस्तान के जो संस्थापक रहे मोहम्मद अली जिन्ना, उस जिन्ना की पोर्ट्रेट को, तस्वीर को लगाए रखने के लिए जिस आदमी की जिद्द थी, उसको आपने जो है उस जिन्ना समर्थक को बिहार में विधानसभा चुनाव में टिकट दे दिया, ऐसा क्यों? ब्रिजेश जी, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप जरूर परिपक्व बात करेंगे। जो जिन्ना की मजार पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गए, एक ही व्यक्ति गया आज तक हिंदुस्तान का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्ना की मजार पर गए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां नतमस्तक हुए और कसीदे पढ़कर आए, पर उस भाजपा से सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिस नौजवान की आप बात कर रहे हैं, मैंने हर चैनल को चुनौती दी और कहा कि एक शब्द, और मैं आज न्यूज 18 को चुनौती देता हूं, ब्रिजेश जी एक शब्द, एक लाइन कहीं उसकी कही हुई दिखा तो दीजिए कि वो जिन्ना प्रस्त है। वहां सबने ये कहा कि वो गांधी प्रस्त है, गांधीवादी है। गांधीवादी व्यक्ति को केवल जिन्ना की कोई फोटो जो वहां जो 1947 से लगी है उस पर सजा कैसे दे दें? तो क्यों नहीं मोदी जी संसद से उतारते जिन्ना की फोटो? क्यों नहीं मोदी जी बंबई हाई कोर्ट से उतारते जिन्ना की फोटो? क्यों नहीं मोदी जी आदेश देकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उतारते जिन्ना की फोटो? और क्यों नहीं मोदी जी उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को पार्टी से निकालते जो जिन्ना की मजार पर शीश नवाकर आया था?
कम से कम थोड़ा अपने गिरेबां में झांक कर देखे भाजपा, फिर सवाल पूछे। आपने गांधी की बात की। जाहिर है आप लोग हमेशा ये क्लेम करते हैं कि ये कांग्रेस जो है सो महात्मा गांधी वाली पार्टी है, या फिर गांधी परिवार के केंद्र में ही रखकर ये पूरी पार्टी घूमती है। उस महात्मा गांधी का मद्य निषेध जो है सो सबसे प्रिय सब्जेक्ट था। प्रोविजन जो है सो शराबबंदी जो है वो हमेशा इसको लागू करना चाह रहे थे। बिहार में आपने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि आप शराबबंदी कानून की समीक्षा करेंगे। क्या वोट के लिए जो है सो ये समीक्षा आप कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इससे बड़ा झूठ कोई हो ही नहीं सकता। यह सवाल न्यूज़ 18 के पत्रकार ने मुझसे पत्रकार गोष्ठी में भी पूछा था, शायद आपने अपने चैनल को देखा नहीं। हमने ये कहा था हम शराबबंदी के कानून की नहीं, पर 3.5 लाख परिवार उस शराबबंदी के चक्कर में जेल में पड़े हैं। 3.5 लाख लोग जेलों में हैं। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, शराब माफिया फल फूल रहा है। उन 3.5 लाख परिवारों को, और याद करिए मैंने कहा था कानून की परिधि में, अगर उन 3.5 लाख परिवारों की कोई मदद हो सकेगी तो हम उस मदद का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास वकील की फीस का पैसा नहीं, जमानत का पैसा नहीं। क्या आप चाहते हैं कि 50 लाख लोग बिहार के लुट जाएं? मुझे नहीं लगता हम में से कोई ऐसा चाहेगा। हमने केवल ये कहा है कि कानून की परिधि में अगर उनकी कोई मदद हो सकेगी तो हम उसकी समीक्षा अवश्य करेंगे। आज भी हम उस पर खड़े हैं। रणदीप जी, आप तो साफगोई के लिए जाने जाते हैं। आप बिहार के दर्शक खासतौर पे जो कि इन चुनाव में वोट भी डालने वाले हैं अगले 2 चरण में, क्या उनको आप साफ तौर पे बताना चाहेंगे कि शराबबंदी जिसे मामला जो है बिहार में, और जिसमें आपने कहा कि बड़े पैमाने पर गरीब लोग उसके शिकार हुए हैं, आप करेंगे क्या? क्या शराबबंदी कानून को ढीला करेंगे, शराबबंदी कानून को खत्म करेंगे, या शराबबंदी कानून को टाइट करेंगे, ताकि जो भी जिस पक्ष में उसको क्लैरिटी तो रहे कि आप देंगे क्या उसे? देखिए, मद्य निषेध या शराबबंदी पर कोई विचार नहीं, पर शराबबंदी कानून की आड़ में, ये तो नीतीश बाबू ने भी किया। शराबबंदी कानून में जो व्यक्ति माफिया का हिस्सा नहीं, कोई एक इंडिविजुअल केस में कोई गरीब, और आप जानते हैं क्या, इनमें से अधिकतर लोग महादलित और अति पिछड़े हैं। अगर वो कहीं फंस गए हैं और उनको कोई ढील दी जा सकती है, आप याद करिए, ये कहावत है कि सुबह का भूला शाम को अगर घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। कानून बगैर तोड़े, कानून की परिधि के अंदर अगर उनकी कोई मदद हो सकती है कि वो नई जिंदगी अपनी गलती सुधार कर शुरुआत करें, तो हम वो प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि ये वक्त की मांग है। रणदीप जी, एक चीज बताइए, चूंकि पार्टी के लिए कम्युनिकेशन तैयार करना खासतौर पे, और चूंकि बिहार में आप बैठे हुए हैं, बिहार को आप करीब से देख रहे हैं। बिहार में आखिरी चुनाव कांग्रेस ने अपने बूते पर 1985 में जीता था। उसके बाद से एक तरह से कह सकते हैं कि वह जो है वहां पर पिछलग्गू की भूमिका में है, कभी अपने दम पर चुनाव नहीं जीत पाई। सबसे पुरानी पार्टी है बिहार में, उसका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लंबे समय तक उसने राज किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार में इस पार्टी को जो है, जो कि सबसे न सिर्फ पुरानी पार्टी है बल्कि बिहार में जिसने लंबे समय तक अपना रसूख रखा, ये हालत नहीं है कि वो अपना कोई सीएम फेस तक जाहिर कर सके? क्या अपने दम पर सरकार बनाने की हालत में आप कांग्रेस को देख रहे हैं अगले कुछ वर्षों में या अगले कुछ दशकों में? आपके इस पैने सवाल का के 2 पहलू हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा आदरणीय मित्र कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी राजनीतिक संभावनाएं इस महत्वपूर्ण और सूझवान प्रांत में तलाश रही है। याद करिए, जब श्री बाबू पहले मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के, तो बिहार बेस्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट हुआ करता था। हमारे बुजुर्ग और पूर्वज ये जानते हैं। और आज बिहार वर्स्ट एडमिनिस्टर्ड स्टेट है। 30 साल तक अगर कांग्रेस की सत्ता में भागीदारी नहीं रही तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी नुकसान हुआ और बिहार को भी नुकसान हुआ। शायद हम जाति के विभाजन के समीकरण नहीं समझ पाए, पर मैं आपको एक बात कहता हूं, इस बार हमारे महागठबंधन ने फिर वही कांग्रेस की सोच पर नई शुरुआत की है, और वो है एक नई शुरुआत जाति और धर्म के बंधनों को तोड़कर विकास और तरक्की के बंधन पर। जब बिहार विकास और तरक्की के बंधन पर आगे चलेगा तो कांग्रेस का विचार अपने आप आगे बढ़ेगा, ऐसा हमें विश्वास है।
रणदीप जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि फिर से 2/3 बहुमत से एनडीए वापसी कर रही है। फिर जो है सो कैसे आप देख रहे हैं कि एक स्थिर और एक प्रॉमिसिंग सरकार जो है आप लोग दे पाएंगे? कहीं जमीन पे इसके लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, कहावत है ना वो, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम यही कहेंगे। साफ है, पहले फेज के में जो बदलाव और करवट और अंगड़ाई आई है और जो नीतीश बाबू के चेहरे पर शिकन है। देखिए, ये वो नीतीश बाबू तो हैं नहीं जिनको आप और हम जानते थे। वो तो बड़े ठंडे सूझवान थे। अब तो नीतीश बाबू हर सभा में अपना आपा खो बैठते हैं, तैश में आते हैं, खींच जाते हैं, बच्चों को धमकाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें देख लूँगा। नौजवान अगर रोजगार मांगते हैं तो नीतीश बाबू कहते हैं तुम मेरी सभा से भाग जाओ, मुझे तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। ये वो नीतीश बाबू, क्या ये जीतने वाली पार्टी के लक्षण हैं या हारने वाली के? और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से मोदी जी के चेहरे पर शिकन है वो अपने आप में दर्शा रही है। कभी वो लेफ्ट जाते हैं, कभी वो राइट जाते हैं, परंतु वो ना दो चीज़ों का जवाब नहीं देते कि 1,25,000 करोड़ में से 1559 करोड़ के ही काम पूरे क्यों हुए, बाकी पैसा किसकी जेब में गया। ना वो ये बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उन्होंने क्यों नहीं दिया। इन दोनों सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए वो शमशान कब्रिस्तान करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, नफरत भय और बंटवारा करेंगे, परंतु बिहार की बात नहीं करेंगे। एक इसीलिए स्वर्णिम बिहार के लिए ये महागठबंधन एक नई सोच के साथ आया है। और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्वास रखिए। उनको आपने 780 हफ्ते मौका दिया, 15 साल दिया, 5 साल हमें दीजिए, फिर हमारा मूल्यांकन आप करिए। रणदीप जी, आखिरी सवाल, आपने कहा मूल्यांकन करने की बात, लेकिन आप ही के साथ जो सहयोगी है वहां पर सीपीआई नेता है कन्हैया कुमार, पिछली बार बिहार में चुनाव भी लड़े, लोकसभा का चुनाव हार गए, इस बार कैंपेन कर रहे हैं लेकिन वो कहीं तेजस्वी का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ ये हो रहा है कि राहुल गांधी जो है नीतीश कुमार के बारे में बात नहीं करते, वो मोदी की बात करते हैं। तेजस्वी जो है नरेंद्र मोदी की बात नहीं करते, वो नीतीश कुमार की बात करते हैं। क्या है चक्कर? ये जो है आपस में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है क्या, कॉन्ट्राडिक्शन है क्या? और अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो फिर कैसे आप डिसिसिव मैंडेट हासिल होने की बात कर रहे हैं? ब्रजेश भाई, आप कितना भी प्रवोक करिए, आप हमें लड़ा नहीं पाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हमारा गठबंधन मजबूत है। पर दूसरी तरफ तो देख लीजिए, आपने ये तो नहीं बताया कि नीतीश बाबू तो भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बैनर से गायब ही हो गए हैं। जनता दल यूनाइटेड का प्रधानमंत्री नाम लेना ही भूल जाते हैं। लोग जनशक्ति पार्टी का बड़े आदर से नाम लेते हैं, हम भी पासवान साहब का आदर करते हैं, ये सही है। परंतु जो लोजप्पा भाजपा के 50 उम्मीदवारों को जदयू के खिलाफ उतारे हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कहते। क्यों एनडीए से चिराग पासवान को मोदी जी बाहर नहीं निकालते? क्यों एलजेपी का सिंबल जो मोदी जी की फोटो लगाए हैं वो उसके आधार पर चुनाव आयोग से शिकायत कर खारिज नहीं करवाते? क्यों बसपा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की अलाइड और सपोर्टर पार्टी बन गई है और यहां वो ओवैसी जी के साथ खड़ी है? तो इसलिए गठबंधन कौन सा है और ठगबंधन कौन सा है, माफ कीजिए, 12 करोड़ बिहारी खूब जानते हैं, क्योंकि ये सबको पहचानते हैं। जाते जाते एक छोटा सा सवाल, आपने चूंकि ओवैसी का भी नाम लिया, देखा यह गया कि बाई इलेक्शन में ओवैसी ने आपके कांग्रेस का की जो सीट थी वहां पर कांग्रेस को मात दी और वहां पर जीत हासिल कर ली, अपनी पार्टी का विधायक जिता दिया। क्या कहीं डर है कि जो सीमांचल का इलाका है, कोसी का इलाका है, ओवैसी आपको मेजर डैमेज तो नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, जब मोदी जी खतरे में होते हैं तो ओवैसी उनके साथ खड़े हो जाते हैं। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आरएसएस में और ओवैसी जी में कोई अंतर नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार से विभाजन और नफरत वो परोसते हैं, एक तरफ से विभाजन और नफरत ये परोसते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसीलिए मोदी जी हर बार जब चुनाव में आते हैं तो वो ओवैसी जी को साथ लाते हैं, इस बार भी लाए हैं। पर बिहार के लोग ये समझ गए हैं कि हमारा महागठबंधन जो है जाति और धर्म नहीं, बिहार के विकास और तरक्की पर है। हम नफरत भय और बंटवारे को पनपने नहीं देंगे। हम बिहार के संगठन को जोड़कर हर बिरादरी, हर समाज,
हर धर्म के व्यक्ति को साथ लेकर तरक्की करेंगे। यही नया बिहार होगा। धन्यवाद। धन्यवाद सुरजेवाला जी। ये थे रणदीप सिंह सुरजेवाला, कांग्रेस के नेता, महासचिव और जिनके पास बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के तौर पर चुनाव को मैनेज करने की जिम्मेदारी है। आश्वस्त हैं कि बिहार में महागठबंधन जो है वह सरकार बनाएगा। इस बार 15 साल बाद शायद ऐसा हो, जबकि कांग्रेस और आरजेडी जो है इस तरह का सपना देख रहे हैं कि माइनस नीतीश कुमार वहां पर कोई सरकार बनेगी। 2 चरण बाकी हैं, उसके पहले कांग्रेस का यह विश्वास।